मेरा नाम प्रिया है। घर में मम्मी से मिलने उनकी सहेली आई हुई थी और घर के नियम के अनुसार मेरी बड़ी बहन रागिनी किचन में जल्दी से चाय बनाने के लिए चली गई और दूसरे चूल्हे पर वह पकौड़ियाँ बनाने लगी। इतनी ही देर में मेरी दूसरी बहन और नाश्ते की तैयारी करने लगी। फिर एक ट्रे में सारे बर्तन, नमकीन, बिस्किट वगैरह सेट करके और अगले 15 मिनट के बाद रागिनी दीदी सजी सजाई ट्रे को लेकर मम्मी के रूम की तरफ जाने लगी थीं। तभी रास्ते में उनका पैर हल्का मुड़ गया और वह ट्रे और दोनों ही गिर गए। अचानक से इतना शोर सुनकर जब मम्मी बाहर निकली तो दीदी को देखकर उनके चेहरे के भाव बदल गए। दीदी डरी सहमी सी मम्मी को देखने लगी। मम्मी के इशारे पर दूसरी बहन आगे आई और दीदी को उठा कर के लेकर गई और उन्हें कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी और फिर जल्दी जल्दी से सब कुछ समेटने लगी। ये सब देखकर वो जो सहेली मम्मी से मिलने आई थी वो जाने लगी और बोली, ममता कोई बात नहीं, बच्ची को कुछ मत कहना। वैसे ही मैं जाने ही वाली थी, लेकिन मम्मी के चेहरे पर कोई नरमी दिखाई नहीं दे रही थी। उनके चेहरे से तो साफ पता चल रहा था कि अब वह बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। मम्मी बोली कि नहीं कामिनी, इन बच्चियों को समझना चाहिए कि उनकी नादानियाँ क्या जाहिर करती हैं कि उनकी परवरिश ममता ने की है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनकी हर गलती को बचपन से माफ़ करती आ रही हूँ, मगर अब बस बहुत हो गया। मम्मी के शब्दों में किसी भी किस्म की कोई ढिलाई नहीं थी। कामिनी जो कि मम्मी की दोस्त थी, वह भी ठंडी सांस भरकर वहाँ से चली गई, क्योंकि सब जानते थे कि जब मम्मी कोई एक बात कह देती हैं या किसी भी चीज़ के बारे में सोच लें तो कोई उन्हें वापस पीछे हटाने की हिम्मत नहीं रखता। उसके बाद रात को जो कुछ हुआ वह सब हम सब बहनों को दहला देने के लिए काफ़ी था। मम्मी ने जालिमों की तरह दीदी को रात में बाहर निकाला और फिर डांट लगाकर वापस दोबारा उस कमरे में बंद कर दिया। उस वक्त दीदी की उम्र 20 साल की थी और मम्मी का ऐसा जालिम व्यवहार हमने पहली बार देखा था। उनका व्यवहार हम सबको रोने पर मजबूर कर देता था। रात को दीदी को कमरे में बंद करने के बाद हम सबको छत पर भेज दिया गया कि कोई भी लड़की नीचे नहीं आएगी। अगर किसी ने अपनी बहन को देखने या बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही होगा। हम सब बहनें पूरी रात जागते रहे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। मम्मी ने हमें हर काम सिखाया था, लेकिन पहले कभी गलती करते तो समझा कर छोड़ देती थी। लेकिन कमरे में पूरी रात के लिए बंद करना बहुत खतरनाक था। हम 5 बहनें थीं और मैं सबसे छोटी थी। 2 बहनें जुड़वा थीं और मेरी उम्र 12 साल थी। रात को रोते रोते पता नहीं हमारी आंख कब लग गई। मैं सुबह उठी तो बाकी सारी बहनें अभी भी सो रही थीं। मैं जानती थी कि अगर मम्मी ने हमें इतनी देर तक सोते देख लिया तो फिर डांट पड़ेगी। इसीलिए सबको जल्दी से उठाया और कहा, मम्मी आ रही हैं। जिस पर सभी बहनें फुर्ती दिखाते हुए अपने अपने काम करने में लग गईं। कोई सफाई करने लगी, कोई नाश्ता बनाने लगी और कोई बर्तन धोने में लग गई। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मेरे हिस्से में कोई काम नहीं था। मैं सिर्फ छोटे मोटे काम काज कर दिया करती थी, या कोई चीज़ किसी को चाहिए होती तो वह लाकर दे दिया करती थी। सुबह के 10 बजे मम्मी अपने कमरे से बाहर निकली और उस कमरे में चली गईं जहाँ पर दीदी को बंद किया गया था। कुछ देर बाद दीदी कमरे से लंगड़ा कर चलती हुई बाहर निकली और फिर उनके पीछे मम्मी भी बाहर आ गईं और उनके हाथों में 500 के बहुत सारे नोट थे। दीदी के कमरे से बाहर निकलते ही मम्मी ने उस कमरे को बंद करके ताला लगा दिया और फिर उन्होंने दीदी को एक गोली निकालकर पानी के साथ में दी, जिस गोली को दीदी ने मम्मी के इशारा मिलते ही चुपचाप खा लिया। मम्मी ने सभी बहनों से कहा कि कोई भी अब शोर नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी बहन सोने जा रही है। साथ में वह दीदी को सहारा देकर अपने कमरे में लेकर गईं, जहाँ पर वह दीदी के सोते ही बाहर आई और हम सबके काम गौर से देखने लगी। हम सब बहनें अभी तक बहुत परेशान थीं। कोई नहीं जानता था कि मम्मी ने ऐसा क्यों किया है। चलो, कमरे में बंद करने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन जब वह कमरे से बाहर निकली तो वह बुरी तरह से लंगड़ा रही थी। क्या वहाँ पर कोई था जिसने दीदी को पीटा
या कोई और बात समझ में नहीं आ रही थी। दोपहर को 1 घंटे हम सब बहनों को सोना होता था, लेकिन उस दिन नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं चाहकर भी सो नहीं पाई। मेरे सामने दीदी का बार बार वो बेबस और मुरझाया हुआ चेहरा सामने आ जाता था और मैं परेशानी से करवटें बदलती रहती थी। अगर दीदी की गलती थी तो मम्मी ने उन्हें इतने प्यार से अपने कमरे में क्यों सुलाया? अब एक नया सवाल मेरे दिमाग में सांप बनकर फन फैलाए बैठ गया था, जिसका जवाब मैं कहीं से भी नहीं ढूंढ पा रही थी। मेरे पापा सारा दिन बाहर बैठे जुए की बाजी पर बाजी लगाते और मम्मी खिसिया कर अपना खून जलाती रहती। उन्होंने पापा को 1000 दफ़ा मना किया था कि ये बेटियों वाला घर है, इसके बाहर ऐसी हरकतें मत किया करो, मगर पापा कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थे। बस वो तो सारा दिन जुए में ही गुजारते और रात में पूरी रात नशा करते। उनके हालात इस कदर खराब हो जाते कि मम्मी उन्हें पकड़कर घर में लाती, लेकिन वह उन्हें गालियां देते हुए बाहर निकल जाते। मम्मी फिर से हिम्मत करके उन्हें अंदर बुलाती तो वह मम्मी को बहुत मारते, इतना कि अधमरा करने के बाद वहीं दहलीज पर बेहोशी की हालत में गिर जाते। इस सब तमाशे से पहले मम्मी हम सभी बहनों को कमरे में भेज देती और बाहर से ताला लगा देती थी, क्योंकि शायद वह हमें पापा के इस व्यवहार से बचाना चाहती थी। अक्सर पापा शराब के नशे में इतना मदहोश होते कि मम्मी को बेचने की बातें करते, जो हम अपने कमरे में खड़े होकर सुनते रहते थे। लेकिन मम्मी सख्त औरत थी, कभी भी पापा के शब्दों से नहीं घबराईं। उनकी जो जिंदा दिली थी वह उससे भरपूर पापा का मुकाबला करती हैं, जिसे देखकर पापा भी बुरी तरह से दंग रह जाते हैं और पूछते हैं, ममता तू औरत है या फिर आदमी है? तुझ में आदमियों जितनी ताकत कहाँ से आती है? इतनी ताकत हो तो मुझ में भी नहीं है। लेकिन मम्मी कभी इस बात पर नहीं शर्माई और ना ही उन्हें कोई लाज आई, बल्कि उल्टा गुस्से से वह देखते हुए पापा से कहती हैं कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है जो मैं तुझ जैसे नशेड़ी के हाथ पर रखूं। मैं जैसे तैसे करके ये घर बनवाया है, मैं तुझे इस घर में रख रही हूँ, ये तू मेरा एहसान मान, यही बात है। अगर यहाँ तोड़ फोड़ की तो मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। हमारा घर कोई कोठी नहीं था, बस इसमें मार्बल का काम हुआ था और एक अच्छा सा ड्राइंग रूम था। मम्मी के लिए कोठी से कम नहीं था, यही कोठी के बराबर था। मम्मी की ऐसी बातें सुनकर फिर पापा उनके आगे गिड़गिड़ाने लगते, कहने लगते, ममता थोड़े से तो पैसे दे दे मुझे। तू चाहती है कि तेरा पति जुआ खेलने बैठे तो 1 रुपया भी उसकी जेब से ना निकले? लेकिन मम्मी की ना कभी हाँ में नहीं बदली थी। फिर रात के नशे में जब पापा मम्मी को चूना लगाते तो ना जाने क्यों अलमारी में पड़े सारे पैसे मम्मी पापा को दे देती थी। लेकिन अगले दिन मम्मी के पास फिर ढेर सारे पैसे होते थे। हम सब बहनें हैरान होती कि पापा भी नहीं कमाते हैं और मम्मी भी कोई काम नहीं करती हैं, लेकिन फिर इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं? मगर ये बात मम्मी से पूछने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। हम सब मम्मी से बहुत ज़्यादा डरते थे और ये खौफ दुगना हो जाता था जब पापा हमारे सामने आ जाते थे। एक तो वह हर वक्त नशे में धुत रहते और दूसरा मम्मी भी बहुत ज़्यादा बुरा मानती थी कि तुम्हारे पापा के सामने तुम में से कोई नहीं आए। तुम अपने पापा के सामने कम से कम आने की कोशिश करो और जब वो नशे में हो तो बिल्कुल ही दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ। हम सबको मम्मी की बात हर हाल में माननी होती थी। मम्मी हम सबको छत पर सुलाकर जिस कमरे में दीदी को बंद करती थी उस कमरे में ताला लगा देती थी और खुद बाहर बैठी रहती थी। हम सब बहनों ने 1-2 बार दीदी से पूछने की कोशिश भी की थी कि तुम्हारी टांग को क्या हुआ था, तुम क्यों लंगड़ा रही थी, जिस पर वह चुप हो गई और अपना सर झुका लिया, कुछ भी नहीं बोली। दीदी की खामोशी पर सारी बहनों ने उनसे पूछना ही बंद कर दिया। लेकिन मेरे अंदर बहुत सी बातें चल रही थीं। मैंने तकरीबन दीदी से 3 दिन तक सर खपाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई और मुझे कुछ भी नहीं बताया। आखिर एक दिन जब मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और फिर चिल्लाकर बोली, तुम अभी छोटी हो, अच्छे से काम किया करो, किसी काम में कोई गलती मत करना, वरना मेरे जैसी सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। और भगवान की कसम है तुम्हें मुझसे मत पूछना कि फिर क्या हुआ था मेरे साथ में। मैं अपना सवाल ही भूल गई थी और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई दीदी से और फिर गुस्से में ही कमरे से बाहर आ गई। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके साथ रोना भी आ रहा था।
बार बार दिल में यही बात आती कि क्या था, बस मैं तो यही पूछ रही थी ना कि तुम इस तरह से लंगड़ा कर क्यों चल रही थी, ऐसी क्या सजा दी मम्मी ने। मगर दीदी ने तो कितनी ज़ोर से थप्पड़ मारा मुझे। अब कभी मैं उनसे बात नहीं करूँगी। इस तरह रोते रोते मैं सो गई। मुझे लगा था कि मेरे बात ना करने से मेरी बहन को फ़र्क पड़ेगा, मगर उसको तो किसी चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता था सिवाय मम्मी के। मम्मी के इशारे पर वह खड़ी हो जाती, बैठ जाती। अब मम्मी रोज़ उनके कामों में कमियां निकालती। अगर कहीं मिट्टी का एक जरा सा भी कण दिखाई पड़ता तो मम्मी दीदी को उसी कमरे में वापस भेज देती और फिर अगले दिन बेचारी फिर से लंगड़ाते हुए चलकर बाहर निकलती। मुझे ये देखकर दीदी के लिए तरस भी आता था और मम्मी के लिए नफरत बढ़ जाती थी। अगर सजा ही देनी थी तो फिर सुबह को आराम की गोली क्यों खिलाती थी बेचारी दीदी को। मेरा गुस्सा भी 6-7 दिन में ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मुझे अब से बहन की तकलीफ़ देखी नहीं जाती थी। एक दिन मेरी दूसरी बहन गीता से सब्जी जल गई तो मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और रात के समय मेरी उस बहन को भी उस कमरे में बंद करके ताला लगा लिया। खुद हम सब बहनों को छत पर भेजकर मम्मी खुद बाहर कुर्सी रखकर बैठ गईं। हम सब बहनों को तो इस सब की बस आदत हो चुकी थी, तो हम सभी बहनें लेट कर सो गए। मगर रात को बाथरूम करने के लिए जब मेरी आंख खुली तो रागिनी दीदी घुटनों में अपना सर दिए बैठी थी। मुझे लगा शायद उनकी टांग में बहुत दर्द हो रहा है, तभी वह ऐसी बैठी हैं। मैं जल्दी से दीदी के पास गई, उनका सर उठाया तो वो बिना आवाज़ किए हुए बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। मैं घबरा गई कि हे भगवान, कहीं ज़्यादा दर्द ना हो रहा हो। वैसे भी पापा तो नशा करके पड़े हुए होंगे, तो दीदी को डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगा। मैंने उनसे कहा, दीदी क्या हुआ, दर्द हो रहा है, मैं मम्मी को बुलाऊं? दीदी ने मेरी पहली बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैं मम्मी को बुलाने की बात करने लगी तो वह चौंक गईं और जल्दी से उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। कहने लगी, प्रिया मम्मी को नहीं बुलाना, और मेरे दर्द नहीं हो रहा, मैं तो किसी और ही वजह से रो रही हूँ। ये बात सुनकर मेरा फिर से शक जाग गया था। मैंने कहा, कौन सी बात दीदी, मुझे भी बताओ। मैं धीरे से दीदी के और करीब आ गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो दीदी मुझे सब कुछ बता ही देंगी। तभी मैं इतनी जोश में आ गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दीदी ने फिर एक बार मेरी उम्मीद पर पानी फेर दिया और मुझे कुछ भी नहीं बताया। वह मुझे सिर्फ इतना ही बोली, प्रिया तुम कोई भी गलती कभी मत करना, इतना अच्छा काम करना कि तुम्हें मम्मी कभी कोई सज़ा ना दे सकें। मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। फिर मैंने दीदी से पूछा, लेकिन तुम क्यों रो रही हो? मैं उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। तभी दीदी, जो मेरे दिल में सवाल मचल रहा था, वो अपनी ज़ुबान पर ले आई। वो कहने लगी, कुछ नहीं, बस मुझे गीता की फिक्र है, जिसे मम्मी ने कमरे में बंद कर दिया है। मैं इसीलिए रो रही हूँ कि बेचारी कैसे रहेगी वहाँ। मुझे दीदी की बात से बस थोड़ी सी सहमति थी। दुख तो होना चाहिए, लेकिन तुम भी तो देखो, गीता दीदी ने सब्जी कितनी बुरी तरीके से जलाई और नतीजे में हमने आज रात का खाना भी नहीं खा पाया। मुझे सब्जी जलने का बहुत बुरी तरह से दुख था। आज मेरा मनपसंद खाना बन रहा था, जिसकी वजह से मम्मी उसको कमरे में बंद कर दिया था। मुझे मेरे दुख में गीता दीदी की सज़ा भी सही लग रही थी। मेरी इस बात पर दीदी की रोती हुई आंखें एकदम से सिकुड़ गईं और फिर अगले ही पल उन्होंने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, तुम कितनी खुदगर्ज हो प्रिया, उधर तुम्हारी बहन को सज़ा मिल रही है और तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल जलाने पर तुली हुई हो। अरे भगवान से प्रार्थना करो कि कभी तुम पर ये वक्त ना आए जब तुम्हें पता चलेगा ना कि असली गम क्या होता है और दर्द क्या होता है। मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। मैं अपनी दीदी को घूरते हुए वहाँ से वापस अपनी जगह पर आकर लेट गई। मैं ये कहते हुए लेट गई कि अब करवाना मुझसे छोटे छोटे काम। आई बड़ी मेरी ये परेशानी थी कि मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती थी। अगले दिन जब मम्मी ने गीता दीदी को भी कमरे से बाहर निकाला तो उन्हें भी गोली देकर वो अपने कमरे में ले गई और वहाँ सुला दिया। और फिर हम सब बहनों को मना कर दिया कि शोर बिल्कुल भी मत करना, अगर किसी ने शोर किया तो अच्छा नहीं होगा। मम्मी के शब्द हमें हमेशा ही डरा देते थे। मैं भी दुबक कर एक कोने में बैठकर
ये सोचने लगी कि शाम को गीता दीदी से पूछूंगी। वो थोड़ी ना रागिनी दीदी की तरह कुछ भी मुझे नहीं बताएंगी। मुझे यकीन था कि आज तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत, शाम को जब वह सोकर बाहर निकली तो चुपचाप घर के कामों में बिजी हो गई। मैं जो कामों से दूर भागा करती थी, जल्दी से अपनी बहन का हाथ बटाने लगी और बातों ही बातों में पूछा, गीता दीदी क्या हो रहा है? आपकी टांग को क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? मैं दबा दूं? लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। मैंने 3-4 बार यही बात पूछी, लेकिन जब वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं चिढ़ गई और गुस्से से बोली, पता नहीं भगवान बड़ी बहनें बनाते ही क्यों हैं, जिससे कुछ भी पूछो बस चुप्पी ओढ़े खड़ी रहती है। रागिनी दीदी से पूछो तो वो भी कुछ नहीं बताती, तुमसे पूछो तो तुम भी चुप हो। मेरी ये बात सुनकर उन्होंने बहुत दुख से कहा, प्रिया, अगर हम सभी एक ही बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो ये क्या अच्छी बात नहीं है कि तुम ये सवाल बार बार ना करो। इन सब बातों का जवाब ना देने की भी एक ही वजह है और तुम बहुत छोटी हो। फालतू सवाल जवाब करने से अच्छा ये है कि तुम अच्छे से काम किया करो और भगवान से प्रार्थना करो कि कभी भी तुमसे कोई गलती ना हो। इतना कहकर गीता दीदी की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी डर कर वहाँ से चली आई। ये क्या था कि हर कोई मुझे प्रार्थना ही करवा रहा था कि मुझसे कोई गलती ना हो। क्या पता मम्मी पता नहीं कैसी भयानक सज़ा देती हो। इसीलिए बेहतर तो यही है कि मुझे सच में अब कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मैं रात को लेटते हुए ये सब सोच रही थी कि जब इन बातों ने मुझे इतना डरा दिया है तो अगर सच में मेरा सामना हुआ तो मैं क्या करूँगी। अगली सुबह उठी तो हमारे घर में मजदूर काम कर रहे थे। हम सब बहनें बहुत हैरान हुई कि अभी 3 महीने पहले ही तो मम्मी ने घर गिराकर दोबारा बनवाया था, फिर अब ये मजदूर क्यों बुलाए हैं। मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने मुझे गुस्से वाली निगाहों से घूर कर देखा। वो मुझसे कहने लगी, अंदर जाओ। मैं जो मम्मी से सहम कर कमरे में उस वक्त तो चली गई, लेकिन हमारे घर में कोई भी अनजान मर्द आता था तो हमारी मम्मी सख्ती से मना कर देती थी बाहर आने के लिए कि उसके सामने किसी को भी नहीं आना होता था, सब लड़कियां अंदर ही रहेंगी। लेकिन मैं खुद को सबसे छोटी समझती थी और मैं इस बात का फ़ायदा भी उठा लेती थी। बाकियों के मुकाबले मम्मी मुझसे ज़रा नरमी से बात भी करती थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं सर पर ही चढ़ जाऊं। हम पूरा दिन कमरे में रहे और खाना भी हमें अपने कमरे में ही मंगाकर खाया। मम्मी ने खाना होटल से मंगवाया और हमें कमरे में ही दे दिया। मैं अंदर एक ही कमरे में बैठ बैठ कर थक चुकी थी, लेकिन हम सब इस बात से अनजान थे कि वह आखिर क्या बनवा रही हैं, ऐसा क्या खास है। लेकिन ये राज भी रात को खुला, वो भी पूरा नहीं, बस आधा अधूरा। रात को मजदूरों के जाने के बाद जब हम बाहर आए तो एक कमरे में सरिया बंधे हुए रखे थे। जिस कमरे में मम्मी बहनों को बंद करती थी वह अजीब सा हुआ पड़ा था और उसे काफ़ी बड़ा भी कर दिया गया था, क्योंकि उसे पिछली गली तक लंबा किया गया था। मैंने एक दफ़ा फिर हिम्मत की, क्योंकि मुझे ये बात पच नहीं रही थी कि जब तक मैं ये जान नहीं लेती मुझे सुकून ही नहीं मिलता था। मम्मी, अब तो बता दो क्या बनवा रही हो। जिस पर वह बोली, तुझे मैंने मना किया था ना, तो क्यों आई है मजदूरों के सामने। आज के बाद कोई गलती की ना तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी। तभी उसी वक्त रागिनी दीदी और गीता दीदी का लंगड़ा के चलना मुझे याद आ गया और मैं डर की वजह से चुप हो गई। मैंने कहा, अच्छा माफ़ कर दो मम्मी, लेकिन बता तो दो, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, तुम्हारी अच्छी वाली। जहाँ पर कुछ और काम ना आए वहाँ पर मक्खन लगाना बहुत अच्छा है। मैंने भी ये तरकीब लगाई और मासूम बनकर पूछा तो वह कहने लगी, जेल बनवा रही हूँ तुम सबके लिए। अब की अगर जो कोई गलती करेगा वो यहीं बंद होगा। मुझे लगा मम्मी मजाक कर रही हैं और इस बात पर मैं हंसने लगी, लेकिन वह मजाक नहीं कर रही थी, वो सच कह रही थी। तभी मेरे हंसने पर नाराज़ होकर मम्मी बोली, प्रिया, ये बदतमीजी है। अगर मम्मी कोई बात कहें तो दांत नहीं निकालते, बल्कि उसे गौर से सुनते हैं और उस पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं। अगर आज के बाद तुमने कभी ऐसा व्यवहार अपनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और सबसे पहले तो मैं ही तुम्हें जेल के अंदर बंद करूंगी। मम्मी की इस बात से एकदम से मेरी हंसी को ब्रेक लग गया था और मैं डरी हुई नज़रों से उन्हें देखते हुए बोली, मम्मी, क्या तुम सच कह रही हो। लेकिन इस बार वह नहीं बोली और मुझ पर एक गुस्से की निगाह डालते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे से दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा
और अपने कमरे में मुझे खींच कर ले गईं। वो कहने लगी, प्रिया क्यों पागल बनी बैठी हो? कितनी बार तुम्हें मना किया है कि फिजूल सवाल जवाब मत किया करो। अगर मम्मी को गुस्सा आ गया तो वो बहुत बुरा करेंगी तुम्हारे साथ। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम इन सवालों का पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? मैंने तुमसे 1000 मर्तबा पहले भी कहा है। तुम्हें कितनी बार मैं मना कर चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी बात पर डटी हुई हो। रुक जाओ, मत करो पीछा इन बातों का। एक दिन खुद ब खुद तुम्हें पता चल जाएगा और फिर तुम रोती फिरोगी यहाँ वहाँ। दीदी बहुत ज़्यादा रो रही थी और मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं क्यों इन बातों के पीछे भाग रही हूँ, जबकि ये बातें अच्छी भी नहीं हैं, ये जानते हुए भी कि दोनों बहनों का क्या हाल हुआ है। मैं बस अपने शक के पीछे बार बार गीता दीदी और रागिनी दीदी से पूछकर उन्हें तकलीफ दे रही हूँ। उस रात मैंने दीदी से वादा किया कि आज के बाद मैं इस बारे में किसी से नहीं पूछूंगी। हर काम बहुत अच्छे से करूंगी। मम्मी को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस मुझे इस बार माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। दीदी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और अपने बेड के नीचे से 500 रुपये निकाल कर उन्होंने मुझे दिए। मैं हैरान रह गई कि उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। मम्मी तो हम में से किसी को भी कोई खर्चा नहीं देती थी। मैंने दीदी से पूछा तो वह मुस्कुरा दी और बोली, तुमने देखा है ना कि जब मैं कमरे से बाहर आती हूँ तो मम्मी 500 रुपये के कितने नोट पकड़े हुए होती हैं। मैं इस बात पर जल्दी से सिर हिला दिया। दीदी कहने लगी, बस मैंने भी उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे उठा लिए थे। अब ये तुम्हारे हुए क्योंकि तुम मेरी बात मान रही हो, और अगर तुमने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा तो फिर मैं उसी दिन तुमसे हमेशा हमेशा के लिए खफा हो जाऊंगी और फिर कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा तोड़ूंगी। मैंने उस रात सबको यकीन दिला दिया कि इस बारे में आज के बाद कोई बात नहीं करूंगी मैं। अगर मैं ऐसे पूछती रही तो फिर मम्मी मुझे ही जेल में ना डाल दें। अगले दिन मम्मी ने हम सबको कमरे में बंद कर दिया क्योंकि पापा अपने किसी दोस्त के पास गए थे और सुबह के वक्त वापस आए थे। उस दिन भी पापा ने मम्मी से पैसे मांगे और मम्मी ने देने से मना कर दिया, जिस पर फिर दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। यहाँ तक कि पापा मम्मी को मारने पीटने लगे और मम्मी पापा से अपना बचाव करने की कोशिश करने लगी। लेकिन पापा ने स्टील का फूलदान उठाया और जैसे ही वह फूलदान मम्मी के सर पर मारने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही उनका पैर बुरी तरह से फिसल गया और पैर फिसलते ही पापा का खुद का सर टेबल के कोने पर लगने से फट गया था। मम्मी जल्दी से गली में ही मौजूद डॉक्टर के पास गईं। उन डॉक्टर ने बताया कि पापा का तो देहांत हो चुका है। ये सुनकर मम्मी बहुत ज़्यादा रोईं और फिर उन्होंने हम सब बहनों को भी उसके बाद कमरे से बाहर निकाल दिया। वो रोते हुए कह रही थी कि किस आदमी से मैं तुम्हें छुपाने की कोशिश कर रही थी, आज वह दुनिया में नहीं रहा। अब कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को छुपने की। बाहर आओ और आकर देखो अपने पापा को। मैंने उस दिन मम्मी को पहली बार रोते हुए देखा था, वरना वह तो परेशानी में भी अपने माथे पर एक सिकन तक नहीं पड़ने देती थी। हम सब बहनें हमेशा पापा से दूर ही रही थी, लेकिन मुझे भी आज बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। आखिर जो भी थे जैसे भी थे वो हमारे पापा थे। पापा के देहांत के चौथे दिन ही मम्मी की हालत ठीक हो गई और घर में जो जेल बनने का काम अधूरा रह गया था, मजदूर उस काम को पूरा करने के लिए वापस आ गए थे। देखते ही देखते 5 दिनों के अंदर ही जेल तैयार हो चुकी थी। मम्मी अब बहुत खुश रहा करती थी। रोज ही सब बहनों का किया हुआ काम वह अच्छे से देखा करती थी और जरा सा भी खराब काम होता तो उसे जेल में डाल दिया करती थी और फिर अगले दिन जेल से निकलती तो बहन को गोली खिलाकर सुला देती और खुद 500 के नोट उठा लिया करती थी। इसी तरह से धीरे धीरे 4 साल हो गए और अब सब बहनें मम्मी की ये सज़ा पा चुकी थीं, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं कभी कोई काम नहीं करती थी और ना ही मेरी बहनें मुझे कोई काम करने देती थीं। अगर मैं कभी किसी काम को हाथ लगा देती तो वह मुझे रोक देती थीं या फिर मुझसे उस काम को छीन कर वो खुद ही करने लगती थीं। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था कि क्या हमेशा ही ये सब मुझे छोटी बच्ची समझती रहेंगी। मैं भी अब 18 साल की हो चुकी हूँ
कम से कम अब तो कोई काम करने दें। लेकिन उन सब का तो बस यही जवाब होता कि अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो मम्मी तुम्हें भी वही सज़ा देंगी। मेरा दिल बहुत बार इस बात के लिए मचलता था कि उनसे पूछूं कि आखिर ऐसी कौन सी सज़ा है जिससे तुम सब इस कदर से डरती हो। मगर दीदी से किया हुआ वादा भी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद था। मैं उस वादे को भी नहीं तोड़ सकती थी। अब सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं काम करूं और फिर मम्मी मुझे सज़ा के तौर पर जेल में बंद करें। बहनों का व्यवहार भी बहुत अजीब था। कोई भी मुझे काम को हाथ लगाने ही नहीं देता था। मेरा शक भी 7वें आसमान पर पहुंच गया था। एक दिन मैंने खाना खाया और जल्दी से कांच के गिलास में पानी पीकर मैंने गिलास पर हाथ मारा, जिसके नतीजे में अगले ही पल वह गिलास जमीन पर गिर के चकनाचूर हो गया। मम्मी गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए आईं, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे जेल में बंद करने को कहा और बोली, अच्छी तरह से खा पी लो क्योंकि बाद में पूरी रात कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं किचन में गई और वहां जाकर अच्छी तरह से खाना खाया तो मेरे पीछे ही मेरी एक बहन चली आई और मेरा दुपट्टा खुद ओढ़कर घूंघट निकाल लिया। मैं चीख पड़ी कि नहीं, मुझे खुद जाना है। जिस पर वह बोली, अच्छा ठीक है, मुझे जाने दो। तुम ऐसा करो कि उधर से पर्दे के पीछे छुप जाना तो तुम्हें भी सब पता चल जाएगा। मम्मी ने जैसे ही बहन को जेल में डाला तो चालाकी से मैं भी अंदर घुस गई और पर्दे के पीछे छुप गई। जेल बंद होने के बाद मेरी जान निकल गई क्योंकि वहाँ की दीवारें एक तरफ को खुलने लगी थी। सामने ही खूबसूरत कमरा था जिस पर जमीन पर कालीन बिछा था और इधर उधर आदमी बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर के बाद ही एक लड़की मेरी बहन को दूसरे पर्दे के पीछे लेकर गई। जब बहन वहां से वापस लौट कर आई तो वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह। फिर गाना बजने लगा और मेरी बहन उस गाने पर नाचने लगी। वह पूरी रात नाचती रही और मैं रोते हुए अपनी बहन को अपने हिस्से की सज़ा सहते हुए देखती रही। फिर आकर के जब सुबह हुई तो वह सारे आदमी एक एक करके वहाँ से जाने लगे, लेकिन जाने से पहले सब अपने अपने हिसाब के मुताबिक हजारों के नोट रख रख कर जा रहे थे। मेरी बहन नाच नाच कर इस कदर थक गई थी कि वह बेहाल हो गई थी। जब मम्मी ने जेल का दरवाज़ा खोला तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। वह लंगड़ाते लंगड़ाते हुए बाहर निकली। मैं भी चुपके से उनके पीछे बाहर निकली। मैं बहुत जुनूनी लड़की थी। मेरी सब बहनों ने ये जुल्म तो बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन मेरे लिए आंखों देखा निकल पाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। मैंने भी अब सोच लिया था कि आज रात को मम्मी को उनके किए की मैं सज़ा उन्हें ज़रूर दिलवाऊंगी। आज फिर मैंने गलती की। मम्मी ने मुझे भेजना चाहा तो बाकी बहनों ने मना कर दिया कि हम चले जाते हैं, लेकिन मैं ज़िद करने लगी और खुद जेल के अंदर गई। रात को वहाँ जाने से पहले मैंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था और वो ये था कि काफ़ी साल पहले हमारे मोहल्ले में एक कत्ल हो गया था। वह केस बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र में आ गया था तो मीडिया वाले हमारे मोहल्ले में आए हुए थे और उस वक्त जाते वक्त उनके हाथ से उनका एक कार्ड गली में गिर गया था, जिसे मैंने धीरे से उठा लिया था और अपने पास संभाल के रखा था। ताज्जुब की बात थी कि वह बचपन में रखा हुआ कार्ड आज भी मेरे पास सही सलामत रखा रह गया था। पापा तो क्योंकि मर ही गए थे, तो फिर मैंने उनका मोबाइल उठाकर उन मीडिया वालों का नंबर मिलाया और उन्हें सारी बात बता दी थी। ये भी बताया था कि आज रात अगर आपको अपनी आंखों से सारा सच पता करना है तो वह लोग यहाँ आ जाएं, तो आप लोगों को फिर मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। फिर जैसे ही मम्मी मुझे जेल में लेकर गईं तो वह लोग भी गली के पीछे वाले रास्ते से कैमरा लिए चले आए और मम्मी की करतूत को कमरे में रिकॉर्ड कर लिया। मम्मी बहुत घबरा गईं। वह बार बार मुझे गुस्से से देखते हुए अपने सीने से लगाकर नाटक करने लगी कि ये मेरी बेटी तो बिल्कुल पागल है, इसका दिमाग काफ़ी समय से खराब है और ये हमेशा उल जुलूल बातें करती रहती है, वगैरह वगैरह। मीडिया वालों ने पुलिस को भी बता दिया था और अगले 2 घंटे के बाद मम्मी जेल में बैठी हुई थी। मेरी सब बहनें मुझसे बहुत बुरी तरह से नाराज़ थीं कि मैंने मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया, मगर मैं चुप थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस अपनी बहनों को बचाना चाहती थी। अगले दिन एक लेडी कांस्टेबल ने हम लोगों को बताया कि उस औरत ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी बहनें उनकी सगी बेटियां नहीं हैं, बल्कि हमारी मम्मी नहीं है।
उसने अलग अलग जगह से हम सभी बहनों को उठाया था ताकि वह कारोबार कर सके। और जिसे वह अपना पति कहती थी, उसकी मौत भी खुद भी नहीं हुई, बल्कि उस औरत ने ही उसे खुद मारा है, क्योंकि वह आदमी तुम सबको बेचना चाहता था, जबकि ये औरत उम्र भर तुम लोगों से इस तरह का काम करवा कर खुद कमाई खाना चाहती थी। ये सारी बात सुनकर हम सब बहनों पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पुलिस ने कहा कि वो हमें हमारे असली माता पिता के पास पहुंचा देंगे, लेकिन फिर हम सब बहनों ने मना कर दिया और हम सब ने फिर एक साथ रहने का फैसला किया कि हम बहनें कभी भी अलग नहीं होंगी और हमेशा एक साथ रहेंगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।